आपसे संवाद स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा नाम का एक गांव है, शहर है। उस शहर में होली के दिन एक कवि सम्मेलन होता है। मैं कविताओं का शौकीन हूं, इसलिए एक कवि सम्मेलन सुनने के लिए छिंदवाड़ा हर साल होली के दिन जाता हूं। मैं कवि सम्मेलन में गया। विनीत चौहान नाम के एक कवि मंच पर से कविता पढ़ रहे थे और मंच पर से कविता पढ़ते पढ़ते विनीत चौहान ने कहा कि भारत के इतिहास में अनेक माताएं हुई है जिस माताओं ने अपने पुत्र इस राष्ट्र के खातिर समर्पित कर दिए, लेकिन जब भी प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी माता है जिसने अपना पुत्र भारत के लिए समर्पित किया, तो लोगों के मन में सबसे पहले नाम आता है पन्नादाई का। करण पन्नादाई ने 15 साल की उम्र में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे की आहुति दे दी। और वो प्रश्न करते हैं कि एक मां ने अपने एक बेटे की आहुति देश को बचाने के लिए दी, उसका नाम इतिहास में अमर हो गया और बच्चों बच्चों की जबान पर पन्नादाई ये नाम है। लेकिन वो उसी मंच से प्रश्न करते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसी 2 माताएं हुई जिन माताओं ने अपने तीनों के तीनों बेटे इस राष्ट्र के खातिर समर्पित कर दिए, लेकिन मैं देश से पूछता हूं कि उनकी मां का नाम क्या है, तो देश को पता नहीं। और वो कवि कहता है कि स्वातंत्र वीर सावरकर के परिवार में तीनों बच्चे राष्ट्र के खातिर समर्पित हो गए और चाफेकर बंधु का पूरा परिवार 3 भाइयों का स्वातंत्र संग्राम में समर्पित हो गया। लेकिन भारत के इतिहास के इतिहासकारों ने उनकी माताओं के नाम को आज तक जगत के सामने नहीं लाया और इतिहास में उनकी मां का नाम जाना भी नहीं जाता। और वो विनीत चौहान जो राजस्थान में रहता है, वो राजस्थान में रह रहा विनीत चौहान कहता है कि राजस्थान में राजनीति बहुत हुई, लेकिन जब जब राष्ट्रीय चरित्रों की बात आई तो सारे के सारे राजनीतिक विरोध को भूल करके राष्ट्रीय चरित्रों को स्थापित करने का काम राजस्थान ने किया। इसलिए राजस्थान का स्वतंत्रता का इतिहास जिंदा है। लेकिन महाराष्ट्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को परिलक्षित करते समय भी अपनी भूमिका राजनीतिक दृष्टि से रखी, इसलिए महाराष्ट्र अपने राजनीतिक वारसे को उस तरह से नहीं संभाल पाया जिस तरह से अपने स्वतंत्रता संग्राम के वारसे को राजस्थान ने संभाल करके रखा है। सच्चाई भी है। सच्चाई इसलिए है कि अभी अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 2 महीने 2.5 महीने का समय हुआ, महाराष्ट्र में एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में कुछ ऐसे शब्द कह करके गए जो स्वतंत्र वीर सावरकर के जीवन चरित्र को गाली देने के अलावा कुछ भी नहीं था। और महाराष्ट्र ने उसको शांति से सुन लिया और उसके समर्थन में सैकड़ों लोग खड़े हुए कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सारा का सारा सही था। और स्वतंत्र वीर सावरकर के चरित्र को पढ़ने वाला व्यक्ति अगर ऐसे लोगों की बात सुनेगा तो आप सोचिए कि अगर उसे हत्या करने का अधिकार होगा तो पहली हत्या ऐसे व्यक्ति की करेगा जो स्वतंत्र वीर सावरकर के एक स्वर्णिम चरित्र को कलंकित करने की काम करता होगा। स्वतंत्र वीर सावरकर का चरित्र एक ऐसा दैदीप्यमान चरित्र है जिस चरित्र से वर्तमान के समय में भी हम प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को और अपने राष्ट्र को संवारने का काम कर सकते हैं। यह कहने में किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं। वर्तमान युग में स्वतंत्र वीर सावरकर की प्रासंगिकता इस विषय पर आपसे संवाद स्थापित करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। आप सारे के सारे विद्यार्थी हैं। आप कल्पना कीजिए कि अपने विद्यालय में पढ़ते हुए स्वतंत्र वीर सावरकर गुलामी के कार्यकाल में एक वक्तृत्व स्पर्धा में वक्तृत्व देने के लिए गए और वक्तृत्व देने के बाद सावरकर का मराठी पर बहुत अच्छा कमांड था। उनकी मराठी बहुत अच्छी थी, लालित्यपूर्ण थी, साहित्यपूर्ण थी, संस्कृत निष्ठ मराठी थी। और उस मराठी को सुनने के बाद में सारा का सारा वातावरण उसी प्रकार से नृत्य करने लगता था जैसे एक अच्छे धुन के ऊपर में लोग नृत्य करते हैं। इतनी अच्छी उनकी वाक कला थी। उस बाल विद्यार्थी सावरकर का वक्तृत्व समाप्त होने के बाद जब उसे पुरस्कार मिला
तो पुरस्कार मिलने के बाद निर्णायक ने उससे कहा कि इतने छोटे होकर के इतनी साहित्यपूर्ण और लालित्यपूर्ण मराठी आप बोलते हो, किसने भाषण तैयार करके दिया है? आपका भाषण आपने तैयार किया है या और किसी ने भाषण तैयार करके दिया है? सावरकर ने उनसे कहा कि अगर आपको मौका मिले तो आप ज्ञानेश्वर से भी पूछेंगे कि इतनी कम उम्र में ज्ञानेश्वरी क्यों लिख दी करके। विद्वता के लिए उम्र की आवश्यकता नहीं होती और भाषा और लालित्य के लिए भी उम्र की आवश्यकता नहीं होती। कम उम्र का व्यक्ति भी अपनी तपस्या के साथ में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगर ज्ञानेश्वर ने कम उम्र में ज्ञानेश्वरी लिखी और उस पर आज अनेक डॉक्टरेट हो गई है, तो फिर सावरकर नाम का, विनायक नाम का एक बच्चा अच्छा भाषण दे दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतना ही नहीं, फर्गुसन कॉलेज में वे पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक गीत लिखा। गीत आप कल्पना कीजिए कि कॉलेज में पढ़ते पढ़ते लिखा गया उनका गीत आज विश्व का और संपूर्ण भारतवर्ष में कोई भी राजनीतिक पर्व नहीं, कोई भी राष्ट्रीय पर्व हो तो सबसे पहले अगर कोई गीत बजता है तो जयोस्तुते गीत बजता है। यह कॉलेज जीवन में पढ़ते समय स्वतंत्र वीर सावरकर ने अपनी स्वतंत्रता को समर्पित करते हुए गीत लिखा था, जयोस्तुते। इस प्रकार की उनके लेखनी का कमांड है कि उस समय लिखा गया गीत आज भी प्रासंगिक है और आज भी उससे प्रेरणा लेकर के स्वतंत्रता के समर में लोग जाते हैं और भारत का मिलिट्री इस धुन को बजा करके गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होता है करके। इतना ही नहीं, 1905 में बंगाल के विभाजन का निर्णय अंग्रेज सरकार ने लिया और लाल बाल पाल नाम के 3 लोगों ने मिलकर के हिंदुस्तान में बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन को समर्थन करने के लिए फर्गुसन कॉलेज से सावरकर जी ने अपने विद्यार्थी साथियों के साथ में मिलकर के एक रैली निकाली और उस रैली में बंगाल के आंदोलन को समर्थन देने के लिए विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का निर्णय लिया और भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में विदेशी वस्त्रों की होली सबसे पहले सावरकर ने जलाई और उसके बाद महात्मा गांधी ने होली जलाई है। हम महात्मा गांधी की होली तो याद रखते हैं लेकिन विद्यार्थी स्वातंत्र वीर सावरकर की होली को भूल जाते हैं। और जिस दिन स्वातंत्र वीर सावरकर ने होली जलाई और वहां पर उन्होंने भाषण दिया तो उस सभा में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी उपस्थित थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सावरकर का भाषण सुनने के बाद कहा कि महाराष्ट्र में शिवाजी ने फिर से जन्म ले लिया है करके। आप कल्पना कीजिए कि जिसके बारे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसा व्यक्ति कहता है कि महाराष्ट्र में शिवाजी ने फिर से जन्म ले लिया है, वो स्वतंत्र वीर सावरकर की तरफ उंगली दिखाने का काम वो करते हैं। अरे सूप बोले तो बोले, अब तो छलनी भी बोलने लगी जिसमें 72 तो छेद। आप कल्पना कीजिए कि सावरकर का जीवन इतना ही नहीं है। कॉलेज पढ़ते पढ़ते सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है और सावरकर को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण जब सबसे पहले जेल हो गई और आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी तो आर्थिक परिस्थिति ठीक ना होने के कारण सावरकर की सबसे पहली बेल लेने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। आप कल्पना कीजिए। इतना ही नहीं, सावरकर का जो भाषण हुआ और सावरकर जी ने जो होली जलाई उसके कारण उनको हॉस्टल से निकाल करके बेदखल कर दिया गया और हॉस्टल से निकाल करके बेदखल करने के कारण एक गरीब परिवार का व्यक्ति कहां जाकर के रहेगा, यह शैया के प्रश्न खड़ा हो गया। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में अग्रलेख लिखा कि अगर इस राष्ट्र की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर कोई अपना सर्वस्व समर्पण करना चाहता है और उसके विद्यालय का शिक्षक उसे हॉस्टल में रहने से वंचित कर देता है तो उसके सामने गुरु शब्द लगाने का कोई अर्थ नहीं है, उस गुरु शब्द को वहां से निकाल देना चाहिए। यह गुरुत्व के ऊपर में कलंक है। इस प्रकार का अग्रलेख लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं विद्यार्थी जीवन में स्वतंत्र वीर सावरकर के ऊपर में। ऐसे स्वतंत्र वीर सावरकर आगे बढ़ते चले गए। एक दिन स्वतंत्र वीर सावरकर अखबार पढ़ रहे थे। सोशलिस्ट नाम का अखबार था जो अंग्रेजी अखबार था और इंग्लैंड से निकलता था। उस अखबार को पढ़ते पढ़ते उनके ध्यान में एक विज्ञापन आया जिस विज्ञापन में लिखा था कि कोई ऐसा भारतीय व्यक्ति जो कुशाग्र बुद्धि वाला हो और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने का भाव रखता है और शिक्षण केवल इसलिए प्राप्त करना चाहता है कि उसकी शिक्षा का उपयोग भारत की स्वतंत्रता के लिए हो और जिसने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया हो वो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देने का काम लंदन में किया जा रहा था।
स्वतंत्र वीर सावरकर ने वो विज्ञापन पढ़ा। विज्ञापन पढ़ने के बाद मन में लालसा जागृत हुई, और लालसा जागृत हुई कि मैं लंदन में जाकर के पढ़ाई करूंगा। जाने के लिए पैसे नहीं थे, परिवार की आर्थिक स्थिति अनुमति नहीं देती थी, लेकिन वहां स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ये सोच करके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पास में स्वतंत्र वीर सावरकर गए और उन्होंने कहा कि वहां श्यामजी कृष्ण वर्मा नाम का एक व्यक्ति है जो इस स्कॉलरशिप को देने का काम करता है, आप उनके नाम से एक अनुशंसा पत्र मुझे दे दीजिए, मैं वहां जाकर के लंदन में बैरिस्टर बनना चाहता हूं, वहां जाकर के पढ़ाई करना चाहता हूं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम से पत्र बना करके दे दिया, और श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम से पत्र बना करके देने के बाद स्वतंत्र वीर सावरकर वहां चले गए, और श्यामजी कृष्ण वर्मा की जो सोसाइटी थी जिसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था, जहां हिंदुस्तान के विद्यार्थी रह करके पढ़ाई करते थे, वहां पर स्वतंत्र वीर सावरकर को प्रवेश मिल गया और स्वतंत्र वीर सावरकर पढ़ाई करने लगे। 1907 की बात है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को 50 साल हुए थे पूरे के पूरे ब्रिटेन में। 1857 भारत का स्वतंत्रता संग्राम ये हम कहते हैं, लेकिन अंग्रेज उसे रिबेल्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट के रूप में कहते हैं। दुर्भाग्य से हमारे इतिहास में भी 1857 भारत का एक विद्रोह इस रूप से हम आज तक पढ़ाते हैं। दुर्भाग्य है कि 1857 को हम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहते, हम 1857 को विद्रोह कहते हैं। मैं तो अभिनंदन करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि काकोरी कांड इस प्रकार से जब इतिहास में पढ़ाया जाता था तो उत्तर प्रदेश की पुस्तकों में काकोरी यह कांड नहीं है, काकोरी यह योजना है जिस योजना से अंग्रेजों की गाड़ी लूटी गई थी, इसलिए कांड शब्द हटा करके उसको योजना के शब्द में पढ़ाया जाता। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत की पुस्तकों में से 1857 को रिबेल्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट ना पढ़ाया जाए, सैनिक विद्रोह ना पढ़ाया जाए, मराठी में बंड ना पढ़ाया जाए, उसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम पढ़ाया जाए। इस प्रकार की अनुशंसा आपके मंच के माध्यम से मैं करना चाहता हूं। स्वतंत्र वीर सावरकर ने देखा कि 1857 को 50 साल हो गए हैं, अंग्रेजों ने पूरे ब्रिटेन में बहुत बड़े बड़े उत्सव मनाए हैं। सावरकर जी परेशान कि 1857 का युद्ध हिंदुस्तान में हुआ और उसका उत्सव ब्रिटेन में क्यों मनाया जा रहा है। तो एक उत्सव में स्वतंत्र वीर सावरकर जाकर के शामिल हुए। उस उत्सव में जाकर के उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने पूरे ब्रिटेन को यह बताया कि हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के विरोध में एक षड्यंत्र रच करके सत्ता से उतारने की कोशिश की थी, उसको कैसे पैरों तले रौंदने का काम और कुचलने का काम अंग्रेजों ने किया है, ये वहां पर बताया गया। और वहां पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, नाना साहेब पेशवा, इन सब की खिल्ली उड़ाने का काम वहां पर किया गया। यह सब देखने के बाद इंडिया हाउस में जब सारे के सारे हिंदुस्तानी विद्यार्थी एक साथ जमा हुए तो उन्होंने कहा कि क्या हमारा इतिहास इतना बदनसीब है कि हमारे इतिहास और महापुरुषों की इस प्रकार से खिल्ली उड़ाई जा रही है, हमने कुछ तो भी करना चाहिए। सावरकर ने कहा कि क्या करोगे, इसके लिए एक ही मार्ग है कि 1857 के आंदोलन पर अध्ययन करके एक पुस्तक लिखी जाए और उसका जो सकारात्मक पक्ष है वो जनता के समक्ष रखा जाए तो लोगों को समझेगा 1857 यह क्या होता है। यह निर्णय स्वतंत्र वीर सावरकर ने खुद ले लिया कि इस पुस्तक को लिखने का काम मैं करूंगा, और स्वतंत्र वीर सावरकर ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाकर के, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर के जो भी अधिकृत दस्तावेज थे उनको खंगाल करके उसमें से जो स्वतंत्रता आंदोलन की सकारात्मक बातें थी उनको लेकर के पुस्तक लिखने का काम किया, जो पुस्तक आज भारत में 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इस नाम से हमको पढ़ने के लिए मिलती है। पुस्तक भी बड़ी विचित्र है, इस पुस्तक का इतिहास तो और भी विचित्र है, और उस इतिहास से पता चलेगा कि सावरकर की क्षमता क्या थी, महत्ता क्या थी। आप कल्पना कीजिए कि एक मदन लाल धिंगरा नाम का व्यक्ति स्वतंत्र वीर सावरकर के इंडिया हाउस में रोज मिलने के लिए आता था। स्वतंत्र वीर सावरकर 1857 के इतिहास की पुस्तक लिखने में मशगूल रहते थे और वो नौजवान आकर के कहता था कि मुझे आपके साथ क्रांति में सम्मिलित होना है। सावरकर उसे रोज वापस भगा देते थे। वो विद्यार्थी, वो नौजवान रोज सावरकर के पास आता था, सावरकर रोज भगा देते थे। पुस्तक लिख रहे थे, फिर से मदन लाल धिंगरा आ गया। सावरकर को बुरा लगा कि रोज पुस्तक लिखने के समय आ जाता है। सावरकर ने पूछा कि सही में क्रांतिकारी बनना चाहते हो। मदन लाल धिंगरा ने कहा कि हाँ, मैं सही में क्रांतिकारी बनना चाहता हूँ। सावरकर ने मदन लाल धिंगरा से कहा कि यह जो लकड़ी की मेज है इसके ऊपर में अपना हाथ रखो। मदन लाल धिंगरा ने अपना हाथ रखा
आज जैसे टोचे उपलब्ध नहीं हैं, उस जमाने में जो बोरा सिलने का दाभन होता था उसी से कागज में छेद किया जाता था, वही सावरकर के टेबल पर रखा था। सावरकर ने दाभन उठा करके मदनलाल धिंगरा के हाथ पर मारी, दाभन आर पार हो गई, हाथ से खून निकलने लगा। सावरकर मदनलाल धिंगरा के चेहरे की तरफ देख रहे थे। मदनलाल धिंगरा की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला, मुंह से उफ तक नहीं निकला, वो हंस रहे थे। अब रोने की बारी सावरकर की थी। सावरकर के आंखों से आंसू निकल गए। उन्होंने अपने हाथ का ड्रेसिंग किया और उन्होंने कहा कि संकट के समय भी जिसके आंखों से आंसू नहीं निकलते और मुंह से उफ नहीं निकलता, वही इस राष्ट्र के लिए मर सकता है। इसलिए मैं तुम्हें क्रांतिकारी के रूप में अपने साथी के रूप में स्वीकृत करता हूं। और हाथ का घाव सूखने से पहले स्वतंत्र वीर सावरकर ने मदनलाल धिंगरा को टास्क दिया कि भारत में वाइसराय के सेक्रेटरी के रूप में जो कर्जन वाइली कार्य करता है, वह रानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर सैनिक छावनी में आने वाला है, तुम्हें जाकर के उसका वध करना है। और स्वतंत्र वीर सावरकर से एक पिस्तौल प्राप्त करके यह नौजवान, जिसके पिता का दोस्त कर्जन वाइली होता है, वह उस सैनिक छावनी में घुस जाता है और हट्टा कट्ठा यह नौजवान उस छावनी में घुस करके कर्जन वाइली का वध कर देता है। निशाना ऐसा लगाता है कि 5 में से 4 गोली कर्जन वाइली के चेहरे पर जाकर के लगती है। उसे बचाने के लिए एक हिंदुस्तानी पारसी व्यक्ति आता है, कहीं उसके कारण वाइली बच ना जाए, इसलिए 2 गोली उसको मार देते हैं और इस प्रकार से 2 लोगों का वध वहां पर हो जाता है। वध होने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब कोर्ट पूछता है कि मदनलाल तुमको कुछ कहना है, तो कहता है कि आपके सामने मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैंने अपना वकील भी नहीं किया। अगर जर्मनी का इंग्लैंड पर किया गया हमला यह राष्ट्रद्रोह है और जर्मनी के विरोध में इंग्लैंड द्वारा किया गया हमला यह राष्ट्र प्रेम है, तो हिंदुस्तान से प्रति माह 10 करोड़ रुपए की राशि तुम लूट करके यहां लाते हो और इतने वर्षों में तुमने 80 लाख हिंदुस्तानियों का खून किया है, जिन्होंने इस राष्ट्र के खातिर स्वतंत्रता की कोशिश करी। इसलिए जिस परिभाषा में एक ब्रिटिश व्यक्ति को जर्मनी पे हमला करने पर तुम राष्ट्र प्रेमी मानते हो, उसी प्रकार मेरे देश पर हमला करने वाले पर मैंने हमला किया, इसलिए मैंने राष्ट्र प्रेम किया है, इसलिए मैं गुनाहगार नहीं हूं। इस प्रकार से कोर्ट ने वक्तव्य दिया। और अगर मैं गुनाहगार नहीं हूं तो मुझे सजा देने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके अलावा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैंने तो अपने राष्ट्र के खातिर अपना सर्वस्व समर्पण किया है। इस प्रकार की धकधकती हुई आवाज में मदनलाल धिंगरा, जैसा सावरकर ने कहा था वैसा शब्द उद्वेलित कर देता है और कर्जन वाइली की हत्या हो जाती है। आप कल्पना कीजिए, अब ये मदनलाल धिंगरा आया कहां से था, इसकी खोज होती है। स्कॉटलैंड यार्ड घूमते घूमते उस इंडिया हाउस में पहुंच जाता है। इंडिया हाउस में सावरकर की मेज पर मराठी में लिखे हुए पेंसिल से कुछ 10-15 पन्ने मिलते हैं और वो 10-15 पन्नों को उठा करके स्कॉटलैंड यार्ड लेकर के चले जाता है। और स्कॉटलैंड यार्ड जब यह 10-15 पन्नों को लेकर के चले जाता है और उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करता है, तो स्कॉटलैंड यार्ड को लगता है कि मराठी में लिखा गया यह ग्रंथ भारत के स्वतंत्रता को लेकर के लिखा गया ग्रंथ है और 15 पन्नों में इतनी बड़ी क्रांति है, तो अगर पूरी की पूरी पुस्तक छप जाएगी तो क्या होगा। तो विश्व के इतिहास में जिस पुस्तक का नाम भी नहीं मालूम और जो पुस्तक छपी भी नहीं थी, ऐसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय ब्रिटिश सरकार लेती है और वो पुस्तक स्वतंत्र वीर सावरकर की पुस्तक होती है। अब कल्पना कीजिए, अंग्रेजों को बताना है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम क्या है, इसलिए सावरकर ने पुस्तक लिखी। पुस्तक मराठी में लिखी। अब मराठी में लिखी गई पुस्तक को छापने के लिए हम कहां भेजेंगे, तो निर्णय लिया जाता है कि जर्मनी में मैडम कामा बैठी हुई है और जर्मनी में उस समय भी संस्कृत पढ़ाई जाती थी, इसलिए हम जर्मनी में जाकर के पुस्तक को छपाएंगे। कारण आज जैसा कंप्यूटर पे बैठ करके डीटीपी करके हम लोग किसी प्रकार से छपाई नहीं करते थे। उस समय जिंक के अलग अलग शब्द बने होते थे, उन शब्दों को एकत्रित करके एक ब्लॉक बनता था और ब्लॉक बनने के बाद में प्रिंटिंग होने का काम होता था। आपकी पीढ़ी ने वो नहीं देखा है इसलिए आप नहीं समझ सकते, लेकिन वो शब्दों को जोड़ करके बनता था। और देवनागरी लिपि में प्रिंटिंग जर्मनी में हो सकेगी, कारण जर्मनी ऐसा राष्ट्र है जो अपने आप को आर्य मानता है और जर्मनी के ध्वज पर, राष्ट्र ध्वज पर आज भी आप देखेंगे
तो हिंदुस्तान के राष्ट्र ध्वज पर स्वास्तिक या ओम नहीं बना है, लेकिन जर्मनी के राष्ट्र ध्वज पर आज भी स्वास्तिक लगा हुआ है। कारण वो कहता है कि असली आर्य हम हैं, इसलिए पुस्तक को जर्मनी छापने के लिए भेजा गया। जर्मनी पुस्तक पहुंची छपने के लिए, मैडम कामा ने उसकी छपाई का काम भी प्रारंभ कर दिया। लेकिन इसी बीच में अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक म्यूनिख समझौता हुआ। उस म्यूनिख समझौते में रशिया के विरोध में जर्मनी और ब्रिटेन दोनों की ट्रीटी हो गई। ये ट्रीटी होने के बाद मैडम कामा को लगा कि अब तो ब्रिटेन का दोस्त जर्मनी हो गया है, तो ऐसी अवस्था में कहीं पुस्तक छापने के कारण यहां गुना दाखिल ना हो जाए, इसलिए मैडम कामा पुस्तक को वापस भेज देती है। पुस्तक वापस आने के बाद सावरकर का एक साउथ इंडियन दोस्त सारे महाराष्ट्रियन बच्चों को एकत्रित करता है जो वहां पढ़ने के लिए गए थे, और इस पुस्तक के 10-10 पन्ने वितरित करता है और वितरित करके कहता है कि मुझे 5 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके चाहिए। और सावरकर ने 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो पुस्तक लिखी थी, वो सबसे पहले अंग्रेजी में छपती है और उसको छापने के लिए डेनमार्क भेजा जाता है। और डेनमार्क से छप करके जब वो पुस्तक आती है तो वह पुस्तक पूरे विश्व में लिखी भले मराठी में गई हो, लेकिन अंग्रेजी में लोगों के पास पहुंचती है। ये पुस्तक क्या थी, इसको अगर आपको समझना है तो इसी से समझिए कि पुस्तक एक बार शहीद आजम भगत सिंह के हाथ में लग गई। शहीद आजम भगत सिंह ने इस पुस्तक को पढ़ा और पुस्तक को पढ़ने के बाद पंडित चंद्रशेखर आजाद के पास में जाकर के कहा कि पंडित जी, हम बेफजूल लोगों को जमा करके भाषण दे करके लोगों को देश की प्रति क्रांति में समर्पित होने की बात करते हैं। ये पुस्तक देखो, इस पुस्तक को जिसने एक बार पढ़ लिया वो अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण परिवार राष्ट्र को समर्पित कर देगा। इस भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है, इसलिए इस पुस्तक को हमें लोगों के बीच बांटना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद कहते कि हमारे पास पैसे कहां हैं जो पुस्तक छाप करके बांटेंगे। भगत सिंह चंदा करते हैं और चंदा करके उस पुस्तक को छपवाते हैं। एक साथ पूरी पुस्तक नहीं छप सकते, इसलिए फाड़ फाड़ के 4 भागों में पुस्तक को छपवाते हैं और 4-4 आने में उस पुस्तक को बेच करके क्रांति की हलक को जगाने का काम स्वतंत्र वीरता भगत सिंह करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिस पुस्तक ने भगत सिंह को इतना प्रभावित किया हो कि चंदा जमा करके पुस्तक छपाने का काम करते थे, उसके रचयिता का नाम सावरकर था। मैं यह प्रतिपादित करने के लिए यहाँ आया हूँ। इससे पता चलता है कि सावरकर क्या ज्वाला थी जिससे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग प्रभावित हो सकते थे। इतना ही नहीं है, ये आज जिस समय सावरकर को पकड़ने की बात हो रही थी, सावरकर भागते 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 सीधा जाकर के समुद्र के किनारे जा पहुंचे। और समुद्र के किनारे जाकर के पहुंचने के बाद उनके मस्तिष्क पर एक ही बात आई कि मेरे पास एक नौजवान रोज आता था और रोज मुझसे कहता था कि शेना, मैं आपके साथ शामिल होना चाहता हूं, शामिल होना चाहता हूं। मैं रोज उसको धिक्कार करके भगा दिया करता था, लेकिन उस नौजवान ने मेरी परीक्षा को पास करके करजन वाहिनी का वध भी कर दिया और खुद को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया। और समुद्र के पास बैठ करके सावरकर ने जो गीत लिखा, वो गीत आज भी हम याद करते हैं, सागरात प्राण तड़मड़ला। उस गीत की एक एक पंक्ति उस अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करती है कि किस प्रकार की वेदना और संवेदना बदनलाल धिंगरा जैसे हजारों व्यक्तियों ने व्यक्त की होगी जिस समय सावरकर के पास इस राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव लेकर के अनेक नौजवान आते हैं। उनकी गाथाओं को उस गीत के माध्यम से स्वतंत्र वीर सावरकर ने प्रकाशित करने का काम किया। स्वतंत्र वीर सावरकर वहां से पेरिस चले गए। पेरिस जाने के बाद ऐसा लगने लगा अंग्रेजों को, कारण स्वतंत्र वीर सावरकर के भाई जो बाबूराव सावरकर थे, उनको भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के कारण यहां पर काले पानी की सजा दे दी गई। स्वतंत्र वीर सावरकर की गतिविधियों के कारण, उनके भाषणों के कारण, भाषणों से उत्पन्न होने वाले राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम के कारण ब्रिटेन में भी कहीं ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में वातावरण तैयार करने के लिए यहाँ के हिंदुस्तानी एकत्र ना हो जाए, इसलिए सावरकर को कहीं ना कहीं गिरफ्तार करके सावरकर को जेल की तुरंगों में भेजने की कोशिश होने लगी। लेकिन सावरकर पेरिस में थे, इसलिए वहां अरेस्ट करना संभव नहीं था, और पेरिस में थे इसलिए अरेस्ट करना संभव नहीं था। इस दृष्टि से सावरकर के इंग्लैंड आने का राह देखा गया। सावरकर को भी लगा मैं पेरिस में कब तक रहूंगा, मेरे साथ जो अभिनव भारत मंडल के लोग हैं, इंडिया हाउस के लोग हैं, जिन लोगों को मैंने बम बनाना कैसे चाहिए ये सिखाने की कोशिश करी, जिन लोगों को हिंदुस्तान में बंदूक भेजने के लिए संदूक कैसी बनानी चाहिए ये बताने की मैंने कोशिश करी। आप कल्पना कीजिए कि उन लोगों के बीच में जाकर के मुझे तो रहना होगा। किताबों के बीच में जिल्द के अंदर किताब के पन्नों को काट करके बंदूक के साइज में एक छेद बनाया जाता था और बंदूक को पुस्तकों के अंदर छुपा करके रखा जाता था। और इन पुस्तकों को छुपाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए लकड़ी की संदूक इस्तेमाल होती थी,
वो संदूक का निर्माण करते समय संदूक के नीचे 4 इंची की कैविटी रखी जाती थी, वहां इन पुस्तकों को रख करके बाहर से फिर से पटिया ठोका जाता था। इस दृष्टि से पुस्तक के अंदर बंदूक संदूक के अंदर छुपा करके हिंदुस्तान आती थी और क्रांतिकारियों के हाथ में जाकर के मिलती थी। इस दृष्टि से हिंदुस्तान में गोला और बारूद पहुंचाने का काम स्वतंत्र वीर सावरकर के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किया जाता था और उसी में की एक बंदूक बाबा राव के घर में मिलने के कारण बाबा राव को काले पानी की सजा हो गई थी। अब कल्पना कीजिए कि सावरकर पेरिस से लंदन आए, लंदन के रेलवे स्टेशन पर ही एक सिपाही ने उन्हें पकड़ लिया, दूसरे ने हथकड़ी पहना दी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब सावरकर पर गुनाह चलाना है तो इंग्लैंड में अगर गुनाह चलाए गए तो यहां पर छूट सकता है, इसलिए सावरकर को पानी के जहाज में बैठा करके हिंदुस्तान लाने के लिए आगे ले जाया गया। अब कल्पना कीजिए, जिस सावरकर का कोई गुनाह नहीं, केवल अपने राष्ट्र के प्रति जागृति करना चाहता है, जिसने कहीं गोली नहीं चलाई, बंदूक नहीं चलाई, इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गया है, बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए गया है, उस एक प्रतिभावंत विद्यार्थी को केवल वो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जागृत करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए गिरफ्तार करके वापस हिंदुस्तान ला दिया जाता है। पानी के जहाज में सावरकर को बैठा दिया जाता है। सावरकर मनी मन विचार करने लगते हैं कि मैं कैसे यहां से मुक्ति पाऊं। हाथ में हथकड़ी है, पैर में बेड़ी है और उस अवस्था में भारत माता की मुक्ति की संकल्पना को लेकर यह नौजवान पानी के जहाज में बैठ करके जा रहा है। उसी समय उसे पता चलता है कि फ्रांस के मार्शलस नाम के बंदरगाह पर इस पानी के जहाज को रोका गया है। सावरकर को पता है कि अगर मैं कहूंगा कि मुझे लघुशंका के लिए जाना है या सोच के लिए जाना है तो मेरी हथकड़ी और बेड़ियां खोल दी जाएगी। सावरकर उस मौके का फायदा उठाते हैं और मौके का फायदा उठा करके सावरकर कहते हैं कि मुझे लघुशंका के लिए जाना है। उनके हाथ की हथकड़ी और पैर की बेड़ियां खोल दी जाती है। वे लघुशंका के लिए अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो टॉयलेट में आपने देखा होगा कि एक वेंटिलेशन होता है। उस जहाज का जो वेंटिलेशन था, वहां पर जो जाली लगी हुई थी वो इतनी कमजोर थी कि उसको हाथ से निकाला जा सकता है। सावरकर लघुशंका के बहाने उस टॉयलेट के अंदर गए और वेंटिलेशन की जाली निकाल करके वहां से कूद करके स्वतंत्र वीर सावरकर बाहर निकल गए और समुद्र में तैरते तैरते फ्रांस की दिशा में आगे बढ़ने लगे। अब आप कल्पना कीजिए कि जिसे ना ज्योग्राफी मालूम ना नक्शा मालूम, बस इतना सुनता है कि मैं फ्रांस के एक बंदरगाह पर आया हूं और लॉ का विद्यार्थी होने के कारण उसे यह पता होता है कि अगर किसी एक देश की व्यक्ति किसी दूसरे देश के साथ में परिवर्तन के प्रत्यर्पण की कार्रवाई का हस्ताक्षर ना हो तो वो देश दूसरे देश को अपने कैदी नहीं छोड़ता। इस दृष्टि का फायदा उठा करके उस लॉ के विद्यार्थी ने फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में प्रत्यावर्तन की संधि नहीं है यह ज्ञात होने के कारण समुद्र के उफनते हुए पानी में कूद गया और कूदते कूदते सावरकर तैर के जाने लगा। सावरकर कुछ देर तक के जब अंदर से बाहर नहीं आया शौचालय से तो लोग पानी में देखने लगे। पानी में देख रहे थे तो पानी की लहरों के बीच में एक सर दिखाई देता था। उन्होंने सोचा कि कोई देव मछली होगी जिसका शरीर जो है मनुष्य के जैसा होगा। लेकिन जब सावरकर नहीं आए तो उन्होंने टॉयलेट में जाकर के देखा, वहां पर विनायक दामोदर सावरकर नदारत थे, तो उन्हें लगा कि यह व्यक्ति तो पानी में कूद गया है। कुछ और लोग जो अंग्रेज थे वो पानी में कूदे, कूदते कूदते सावरकर के पास पहुंचे, लेकिन जल तरण में पारंगत होने के कारण सावरकर उनसे कई मील आगे जाकर के फ्रांस की सीमा में चला गया। और फ्रांस की सीमा में जाने के बाद वो वहां किसी व्हीकल को हायर करके वहां से अपने दोस्तों के पास पेरिस जाना चाहते थे, लेकिन सावरकर पानी के जहाज में उस कैदी की वेशभूषा में थे। उस कैदी की वेशभूषा में कोई भी पहचान जाएगा, इसलिए ऊपर का वस्त्र उन्होंने फाड़ दिया था। नंगे शरीर से उस फ्रांस की सरजमी पर सावरकर दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते सावरकर एक चौराहे पर गए। चौराहे पर एक पुलिस वाला मिला। उस पुलिस वालों से उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद चाहता हूं, मुझे इंग्लैंड के लोग पकड़ने की बात कर रहे हैं। इतनी देर में इंग्लैंड के भी मिलिट्री वाले वहां पहुंच गए। दोनों ने आपस में बात करी और उस फ्रांस के उस पुलिस वाले ने अंग्रेजों के हाथ में सावरकर को सौंपने का निर्णय लिया। सावरकर समझाता रहा कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में प्रत्यार्पण की संधि नहीं है, इसलिए मुझे आप इनको नहीं दे सकते, यह कानून के विपरीत है। लेकिन वो कम पढ़ा लिखा फ्रांस का पुलिस वाला वो नहीं समझ सका। शायद उस दिन वहां कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता तो सावरकर अंग्रेजों की कैद से मुक्त हो जाते थे और स्वच्छंद विचरण करते हुए सारे काम कर सकते थे जो सावरकर कर रहे थे। फिर से कैद हो गए। कैद होकर के उन्हें हिंदुस्तान लाया गया। हिंदुस्तान ला करके स्वतंत्र वीर सावरकर को डबल उम्र कैद की सजा हुई। सावरकर ने कहा कि उम्र कैद, डबल उम्र कैद का मतलब है कि आपके तो धर्म में पुनर्जन्म नहीं है, मेरे धर्म में पुनर्जन्म है, तो इस जन्म में भी कैद और अगले जन्म में भी कैद।
सावरकर ने कहा कि यह जो उम्र कैद का कार्यकाल है, एक साथ दोनों की दोनों सजा लागू होगी, इस प्रकार का निर्णय दीजिए। उस जज ने कहा कि नहीं, पहली उम्र कैद की सजा की जिस तारीख को पूर्ण होगी, दूसरी उम्र कैद उस तारीख को पूर्ण होने के बाद में नई तारीख से शुरू होगी। इस प्रकार से 40 सालों के लिए तुरुंग में डालने का निर्णय अंग्रेजों ने ले लिया। सावरकर ने हंसते हंसते कहा कि कैसा निर्णय ले रहे हो, क्या तब तक तो हिंदुस्तान में रहोगे, तब तो मेरा देश स्वतंत्र हो जाएगा। इस प्रकार की बात सावरकर ने कही। अब कल्पना कीजिए कि सावरकर अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ते थे, इसलिए मुंबई यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए की डिग्री पास। सावरकर के प्रति, सावरकर को बीए की डिग्री कब मिली जानते हैं? जब नागपुर विद्यापीठ ने स्वतंत्र वीर सावरकर को डिलिट की उपाधि प्राप्त की, तो मुंबई यूनिवर्सिटी को शर्म आई और मुंबई यूनिवर्सिटी ने आजादी के बाद स्वतंत्र वीर सावरकर को बीए की डिग्री दी। इस अवस्था से गुजरते हुए सावरकर ने इस राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव के साथ में काम किया। इतना ही नहीं, सावरकर के जीवन में सावरकर को काले पानी की सजा हुई। काले पानी की सजा में भी आप कल्पना कीजिए कि काले पानी की सजा में सावरकर ने क्या किया। सिलन भरी हुई वो कोठरी, और सिलन भरी हुई कोठरी के अंदर बैठा हुआ सावरकर, जिसके हाथ में हथकड़ी लगी है, पैर में बेड़ी पड़ी हुई है, और हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी होने के बावजूद कोयले का टुकड़ा लेकर के उस जेल की सिलन भरी हुई दीवारों पर कविताएं और वांग्मय लिखने का काम स्वतंत्र वीर सावरकर ने किया। कविता लिख देते थे, ग्रंथ लिख देते थे, उसको याद कर देते थे, मिटा देते थे, लिख देते थे। और जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने पुस्तक छपाई, जो अनेक साहित्य के रूप में सावरकर की जेल के अंदर लिखी हुई पुस्तकें साहित्य के रूप में आपके समक्ष है। आप कल्पना कीजिए कि कुशाग्र बुद्धि कितनी होगी कि क्या लिखा, उसको लिखने के पहले मन में संकल्पना और मिटाने के बाद उसको याद रख करके जेल से बाहर आने के बाद फिर से उसे उसी शब्दों में लिपिबद्ध कर देना। उस साहित्यकार का नाम स्वतंत्र वीर सावरकर था। आप कल्पना कीजिए कि स्वतंत्र वीर सावरकर को रोज अंडमान निकोबार की जेल में तेल निकालना पड़ता था। तेल, आज के जैसे तेल की मशीनें नहीं थी, पुराने जमाने में कोल्हू हुआ करता था। कोल्हू यानी ऐसे गोल एक चक्री घूमती थी पत्थर की, उस पत्थर की चक्री जहां से घूमती है उसके नीचे तिलहन का पदार्थ रखा रहता था। और अंडमान निकोबार का जो द्वीप था वो समुद्र के बीच में था, वहां नारियल ज्यादा होते थे, इसलिए वहां पर नारियल डाल करके नारियल का तेल निकालने के लिए इन्हें कहा जाता था। और तेल निकालने के लिए बैल का उपयोग होता था, लेकिन वहां जेल में बैल की जगह कोल्हू में स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जोतने का काम होता था। और स्वतंत्र वीर सावरकर रोज उस कोल्हू में 6-6, 7-7 घंटा जोत करके तेल निकालते थे, और फिर वो निकला हुआ तेल एक कटोरों में लेकर के ब्रिटिश अधिकारी के पास जमा करने के लिए आते थे। 7 महीने का कार्यकाल हो गया। 7 महीने के कार्यकाल के बाद स्वतंत्र वीर सावरकर उस तेल को जमा करा रहे थे तो उन्हें लगा कि सामने जो आदमी दिखाई दे रहा है वो मेरा भाई है। उन्होंने कहा, तात्या। उसने पीछे पलट करके देखा, बाबा। दोनों भाई एक साथ एक जेल में 7 महीने से है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा, और दोनों कोल्ही के बैल में तिर करके तेल निकालने का काम करते थे। ऐसे भारत माता के वे सपूत जिन्होंने अपने खून का पानी करके इस राष्ट्र के खातिर सर्वस्व समर्पण किया, उनमें से सावरकर का परिवार था। उसी में विनायक दामोदर सावरकर थे, जिनके बारे में ये कहते हैं कि ब्रिटिशों से माफी मांग करके आए। आप कल्पना कीजिए कि यहां पर इंजीनियरिंग के विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर छलांग आगे लेना है तो उसे 2 कदम पीछे आए तो उसकी छलांग ज्यादा हो सकती है। सावरकर को लंबी छलांग लगाना था, इसलिए 2 कदम पीछे आकर के आगे कूदने के लिए एक रणनीति के अंतर्गत सावरकर ने वो पत्र लिखा था कि मैं अगर यही घुट-घुट करके मर जाऊंगा तो स्वतंत्रता की बलवेदी पर नेतृत्व करने वाला अग्निदग्धा नेतृत्व अगर नहीं होगा तो भारत की क्रांति के सारा का सारा आंदोलन समारोह हो जाएगा। इसलिए बाहर निकल करके मैं भारत में क्रांति की अग्नि को प्रज्वलित करना चाहूंगा। इस दृष्टि से सारी बात है। अंडमान की जेल से जब सावरकर बाहर निकले तो सावरकर ने घोषणा करी कि विश्व का अगर पहला तिरंगा कहीं फहरेगा तो भारत की स्वतंत्रता का पहला तिरंगा अंडमान निकोबार के द्वीप पर फहरेगा। इसलिए फहरेगा कि जितना रक्त यहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गिरा है उस रक्त से यहां चीखल बन गया है, इसलिए पहला तिरंगा यहां पर फहरेगा। एक युग दृष्टा की सोच देखिए, सावरकर ने बोला। और जब आजाद हिंद सेना ने अंडमान निकोबार पर अपना कब्जा किया
तो स्वतंत्रता का पहला परचम लाल किले पर नहीं, अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में लगाया। उस जेल की शिक्षों में रहकर भी युग के बारे में विचार करना, युग द्रष्टा ने घोषणा करना और उसे साकार कर देना, यह केवल और केवल सावरकर के मन के बल की बात थी। इतना ही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से उनके नहीं बनते थे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार एक दूसरे से नहीं बनते थे। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद कलकत्ता से सबसे पहले वे नागपुर में आए। नागपुर के चिटनिस पार्क में सभा करी। वहां से परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी से मिलने के लिए स्वतंत्र सुभाष चंद्र बोस गए। उनसे किसी कारणवश उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। उसके पश्चात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अमरावती में कृषक सम्मेलन किया और वहां से सीधा मिलने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस विनायक दामोदर सावरकर के पास गए और सावरकर के पास जाकर के नेताजी ने कहा कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कलकत्ता में की है, इसलिए अनेक अंग्रेजों के बड़े बड़े पुतले वहां पर लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि कलकत्ता की सड़कों से अंग्रेजों के सारे पुतले तोड़ करके फेंक दो। स्वातंत्र वीर सावरकर हंस करके कहते हैं कि सुभाष, तू कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार नहीं 2 बार रहा है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पद इतना बड़ा है जैसे किसी देश का राष्ट्रपति होता है। तू इस देश का राष्ट्रपति है। तेरी सामर्थ्य इस राष्ट्र से अंग्रेजों को उखाड़ करके फेंकने की है और तू 4 पुतले तोड़ करके जेल में जाना चाहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के मुहाने पर पूरा विश्व खड़ा हुआ है। 11 बार जेल की शिक्षों में तू जाकर के बंद हुआ है और अपने शरीर को सत्यानाश कर लिया है। अब जेल की शिक्षों में बंद होने की आवश्यकता नहीं। तेरा सामर्थ्य यह है कि ब्रिटिश सरकार को फुटबॉल के जैसे लात मार करके अरब सागर में गिरा दे, तो हिंदुस्तान से बाहर भूमिगत होकर के निकल जा। राज बिहारी बोस तेरी राह देख रहा है। वहां जाकर के एक सेना बना और उस सेना के माध्यम से, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से हिंदुस्तान पर स्वतंत्रता के लिए एक आक्रमण कर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मैं कैसे जा सकूंगा? तो स्वतंत्र वीर सावरकर कहते हैं कि अभी अभी तुमने देखा एक महिला मुझसे मिलने के लिए आई थी। नेताजी कहते हैं कि हां, बोले वो महिला नहीं थी, वो राज बिहारी बोस था। अगर राज बिहारी बोस महिला के रूप में मुझसे मिलने आ सकता है तो तुम देश बदल करके हिंदुस्तान से बाहर क्यों नहीं जा सकते? और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात को सुन करके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वातंत्र सावरकर की बात को सुन करके एक पठान का वेश धारण करके अपने घर से चले जाते हैं और अफगानिस्तान होते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचते हैं। रशिया नहीं पहुंच पाते और जर्मनी से फिर जापान आते हैं और जापान में आकर के आजाद हिंद सेना का निर्माण करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय और प्रथम विश्व युद्ध के समय जो हिंदुस्तानी अंग्रेजों की सेना से लड़ने के लिए गए थे और विदेशों में जिन जिन लोगों ने अंग्रेजों को परास्त करके सेना पर कब्जा कर लिया था, वे सब के सब युद्धबंदी के रूप में जमा थे। उन समस्त युद्धबंदियों को एकत्रित करके, उन सैनिकों को एकत्रित करके, उनके वही फटे पुराने पोशाक के रूप में संगठित करके आजाद हिंद सेना का गठन करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत में आजादी का परचम लहराने की कोशिश करी। और इसका सूत्रधार अगर कोई था तो वो केवल और केवल विनायक दामोदर सावरकर था। इनके अलावा दूसरा कोई भी नहीं था ये करने को। सावरकर का चरित्र एकदम अलग है। इसको मैं किस प्रकार से कहूं? सावरकर एक अच्छे साहित्यकार थे। केवल साहित्यकार ही नहीं थे, राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान रखने वाले थे। एक उनके अंग्रेज मित्र ने कहा कि तुम बहुत अपनी संस्कृत की बात करते हो, हिंदी की बात करते हो। ये जो टाइपराइटर है, इस टाइपराइटर में केवल अंग्रेजी भाषा ही आ सकती है, इसलिए अंग्रेजी तांत्रिक भाषा है। तुम्हारी जो भाषा है देवनागरी, ये नॉन टेक्निकल लैंग्वेज है। अब आप कल्पना कीजिए, सावरकर कोई टेक्निकल स्टूडेंट नहीं थे। सावरकर के मन में बात लग गई कि कोई व्यक्ति मेरी राष्ट्रभाषा को, मेरी देवनागरी को नॉन टेक्निकल भाषा कहता है। सावरकर संकल्प करते हैं और संकल्प करने के बाद देवनागरी का ऐसा प्रारूप बनाते हैं कि जो प्रारूप टाइपराइटर के कीबोर्ड में जितनी की है उसमें आ जाए और सावरकर के द्वारा बनाई गई हिंदी से पहला हिंदी टंकलेखन तैयार होता है। पहला हिंदी टंकलेखन तैयार करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो स्वतंत्र वीर सावरकर थे। ये कहने में भी अतिशय है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी 3 दिन पहले हमारा विश्व मराठी दिवस गया है और कल के अखबारों में हमने पढ़ा
कि तमिलनाडु में हिंदी भाषियों के ऊपर में हमले हो रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि अच्छा मराठी वाङ्मय लिखने वाला व्यक्ति अगर देवनागरी हिंदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध करने के लिए, राष्ट्रभाषा के सम्मान के लिए उसको टेक्निकल लैंग्वेज में परावर्तित करने की चेष्टा करता हो, तो निज भाषा उन्नति है, सब भाषण के मूल। हमें हमारी भाषा को सारगर्भित करना चाहिए। इसीलिए भारत की सरकार ने त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत सावरकर के विचारों को अंगीकृत करते हुए 3 भाषाओं में शिक्षण देना प्रारंभ किया है। आने वाले युग में यह सारी की सारी बातें हम लोग कर सकेंगे, इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं क्या क्या बातें आपसे कहूं स्वतंत्र वीर सावरकर के जीवन। स्वतंत्र वीर सावरकर ने कहा कि गधा जब चिल्लाता है तो उसकी आवाज बड़ी कर्ण कर्कश होती है, लेकिन गधे की आवाज कर्ण कर्कश होने के बावजूद भी लोग हंसते हैं। लेकिन शेर जब दहाड़ता है तो उसकी आवाज कर्ण कर्कश नहीं होती, मधुर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति की पंडरी बोल जाती है। तो आवाज ऐसी होनी चाहिए जो मधुर हो, लेकिन उसका भय इतना हो जाना चाहिए कि शरीर से पसीना निकलने लगे। और सावरकर प्रतिपादित करते हैं कि इसीलिए हिंदुस्तान में जितने भगवान हुए, भगवान के जो अवतार है, इन अवतारों में भगवान का गर्दभ अवतार नहीं है, गधे का अवतार नहीं है, भगवान का अवतार है तो नरसिंह का अवतार है। सिंह जैसी दहाड़ वाला चरित्र हिंदुस्तान में स्थापित करना चाहिए। ये बात स्वतंत्र वीर सावरकर कहते थे। और इसलिए स्वतंत्र वीर सावरकर कहते थे कि हिंदुस्तान में कंपल्सरी मिलिट्री एजुकेशन होना चाहिए। बच्चे को विद्यालय में पढ़ते समय ही मिलिट्री एजुकेशन दे देना चाहिए। अगर किसी विदेशी राष्ट्र का हिंदुस्तान पर हमला होता है तो हिंदुस्तान के हर नागरिक को सैन्य विद्या से प्रशिक्षित होना चाहिए, तो हिंदुस्तान विश्व की बड़ी से बड़ी शक्ति का मुकाबला कर सकता है। ये बात स्वतंत्र वीर सावरकर ने की। और ये आज के जमाने में इसलिए नितांत आवश्यक है कि जिस प्रकार से इस राष्ट्र में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न करने की चेष्टा पड़ोस में बैठे हुए राष्ट्र कर रहे हैं, इसलिए हर व्यक्ति को शस्त्र शिक्षा से सज्ज होना चाहिए। यह स्वतंत्र वीर सावरकर की बात थी जिसको हम लोग समझ सकते हैं। और स्वतंत्र वीर सावरकर की इसी बात को पढ़ सुन करके इसी नागपुर शहर के डॉक्टर मुंजे ने नासिक में हिंदुस्तान का पहला मिलिट्री स्कूल भोसला मिलिट्री स्कूल के नाम से प्रारंभ किया था। मिलिट्री प्रशिक्षण की शुरुआत हिंदुस्तान में करवाने का काम स्वतंत्र वीर सावरकर के नेतृत्व में किया गया। इसमें अतिशयोक्ति नहीं। स्वतंत्र वीर सावरकर कहते थे कि भारत की विदेश नीति बने तो ऐसी बननी चाहिए कि जिस विदेश नीति में मुस्लिम राष्ट्रों के जो विरोधी है वो हमारे सबसे नजदीक के शत्रु मित्र होने चाहिए। सावरकर कहते थे कि हिंदुस्तान का विभाजन करके पाकिस्तान बना, इसका नैसर्गिक मतलब है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े शत्रु अगर कोई है तो मुस्लिम राष्ट्र है, और मुस्लिम राष्ट्र का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो इजराइल है। इसलिए हिंदुस्तान को विदेश नीति में सबसे महत्तम भाग इजराइल से दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि इंदिरा जी के जमाने तक हमने देखा कि इंदिरा जी यासर अराफात से राखी बंधाती थी और इजराइल की तरफ देखने की भी कोशिश नहीं करती थी। यह बात अलग है कि जब जब युद्ध हुआ, बगैर मदद मांगे इजराइल अपनी सेना लेकर के हिंदुस्तान के पास तक चला आया। हमसे बात भी नहीं करते थे फिर भी चला आया। लेकिन हमने इजराइल को कभी दोस्त नहीं बनाया। 1977 में पहले बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो मोशे दयान नाम का जो वहां का विदेश मंत्री था उसके साथ हिंदुस्तान में मीटिंग लेने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। और उस पर पूरे हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा हो गया कि मुस्लिमों के विरोधी को अपने देश में बुला करके बात करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी क्यों कर रहा है। अब कल्पना कीजिए कि कारगिल का युद्ध हुआ, हमारे पास नाइट डिवाइसेस नहीं थे, वो देने का काम हमें बगैर पैसे से जब सौदा होगा तब होगा, आज आवश्यकता है मैं दे रहा हूं, ये देने का काम इजराइल ने हमारे साथ किया। आज इजराइल के साथ में मिलकर के अनेक तांत्रिक बातों को हम लोग कर रहे हैं। बगैर सैनिक के सीमा की निगरानी कैसे हो सकती है, ये यंत्र हम इजराइल से ले रहे हैं। आने वाला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। या आइंस्टीन ने कहा था समुद्र के पानी को पीने योग्य किस प्रकार बनना चाहिए, कम खर्चे में ये तंत्र हम इजराइल से ले रहे हैं। इजराइल भारत का सबसे नजदीक का मित्र हो सकता है, कारण शत्रु का शत्रु ये हमारा पहला मित्र होता है। इस परिभाषा को स्वतंत्र वीर सावरकर ने उस जमाने में प्रतिपादित किया। और आज जब इजराइल के साथ में हिंदुस्तान की दोस्ती हो रही है तो हिंदुस्तान की तरफ देखने का लोगों का नजरिया किस प्रकार से बदल गया है आपने देखा। इजराइल से दोस्ती अर्थात मुस्लिम राष्ट्रों से द्वेष नहीं, मुस्लिम राष्ट्रों से भी हमारा प्रेम होगा। और हमने देख लिया कि टर्की में भूकंप आने के बाद जिस टर्की ने एक एडवोकेट नुपुर शर्मा के बयान पर हिंदुस्तान पर हमले जैसी बात कर ली थी,
जब वो जमीन की गर्त में समा रहा था, तो उसे बचाने के लिए हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपने प्रण लगा करके उस टर्की को बचाने का काम किया। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की परिभावना के अंतर्गत हम हमारे सनातन परंपरा को परिभाषित करते हुए, धर्म भाषा भेद का भेद न करते हुए विश्व की समग्र मानवता का कल्याण करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम किसी भी प्रकार से कोई भी प्रतिबंध नहीं सहेंगे। सावरकर ने यह कहा था कि सैन्य शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है। अब आप कल्पना कीजिए कि सावरकर ने कहा था कि सैन्य शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है। 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 में देश आजाद होने के बाद देश की आजादी की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। उस 25वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए मुंबई में नेवल में भारत के तत्कालीन फील्ड मार्शल मानेक शाह वहां पर आकर के पहुंचे और मानेक शाह ने वहां से भाषण दिया कि पंडित नेहरू ने स्वतंत्र वीर सावरकर की बात नहीं सुनी। सावरकर ने कहा था कि सैन्य शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है। अगर स्वतंत्र वीर सावरकर की बात पंडित नेहरू ने सुनी होती तो चीन से पराजय हिंदुस्तान की नहीं होती। अगर शस्त्र निर्माण के कारखाने सारे के सारे बंद करने का निर्णय भारत सरकार ने नहीं लिया होता और शस्त्र की परिपूर्ति हिंदुस्तान की सीमा पर सैनिकों को कर दी गई होती तो हिंदुस्तान कभी चीन से पराजित नहीं होता। इसलिए सावरकर ने कहा था कि सैन्य शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है और सैन्य शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। इसको पंडित नेहरू ने समझा नहीं, इसलिए चीन इतनी बड़ी जमीन पर कब्जा करके चले गया। ये भारत का फील्ड मार्शल मानेक शाह कहता है। आप कल्पना कीजिए कि भारत का फील्ड मार्शल सर सेनापति अगर सावरकर को नमन करता है तो हम किस प्रामुख से कहते हैं कि सावरकर राष्ट्रद्रोही था। अनेक बातें हैं जो सावरकर के बारे में मैं आपसे कह सकता हूं, लेकिन आपके भी संयम की एक सीमा है। कितनी देर तक मैं आपकी परीक्षा लेते रहूं। सावरकर एक ऐसी आला था, एक ऐसा दीपक है जिस दीपक से अनेक राष्ट्र की ज्योति प्रज्वलित हो सकती है। सावरकर ने अपना संपूर्ण जीवन इसी प्रकार से समर्पित जीवन के रूप में दिया। आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ सावरकर साहित्य लिखता है, दूसरी तरफ सावरकर टंक लेखन का निर्माण करता है, तीसरी तरफ सावरकर बम बनाने की और बंदूक चलाने की प्रशिक्षण देता है, चौथी ओर सावरकर आजाद हिंद सेना का निर्माण करने की बात करता है और पांचवी ओर सावरकर पतित पावनी संगठन बना करके जाति के प्रभाव से डूबे हुए समाज को दूर निकालने की कोशिश करता है। जब परम पूज्य ने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर नासिक के काला राम मंदिर में प्रवेश करने का संकल्प लेते हैं और संपूर्ण ब्राह्मण समाज डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का विरोध करता है, तो अपनी पतित पावनी सेना लेकर के डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के साथ काले मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन में कंधे से कंधा मिला करके कोई चलता है तो उसका नाम स्वातंत्र वीर सावरकर होता है। और सावरकर कहते हैं कि अगर भीमराव को अंदर दर्शन करने के लिए जाने दिया गया होता तो उस काले राम से मिलकर के यह काला हनुमान बाहर आता और हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर देश का विभाजन नहीं होता और किसी भी प्रकार से जाति के आधार पर समाज में विभाजन नहीं होता। ये डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को मंदिर में जाने से रोकने का पाप है कि हिंदुस्तान में जाति के आधार पर समाज में विभाजन करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। आप कल्पना कीजिए कि 14 तलाक का मूवमेंट डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का, उसमें सावरकर पतित पावनी सेना लेकर के वहां पर भी उनकी मदद करने के लिए गए। इतना ही नहीं, जिस समय डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने निर्णय लिया कि मैं हिंदू धर्म छोड़ करके जी तो लिया हूं लेकिन मरूंगा नहीं, तो सावरकर ने पूछा फिर मरोगे कैसे, क्यों धर्म बदलना चाहते हो। सावरकर और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, दोनों बैरिस्टर थे। जो तीसरे थे वो भी बैरिस्टर थे, महात्मा गांधी, और जो चौथे थे वो भी बैरिस्टर थे, मोहम्मद अली जिन्ना। जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान पढ़ा लिखा नहीं था, उन्होंने सोचना चाहिए कि इस देश की आजादी को आंदोलन को लड़ा किसने, बैरिस्टरों ने लड़ा है, उससे कम के कैडर के लोगों ने नहीं लड़ा है। और सुभाष चंद्र बोस भी था तो आईसीएस की परीक्षा 4th मेरिट में पास होकर के नौकरी को लात मार करके आ गया था। इतना विद्वान व्यक्ति था, इसलिए हिंदुस्तान को अनपढ़ गवार समझने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर और सावरकर एक साथ बैठे। सावरकर ने पूछा कि क्यों भाई तुम धर्मांतरण क्यों करना चाहते हो, तो आंबेडकर जी ने कहा कि मैं धर्मांतरण केवल इसलिए करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जो हिंदू धर्म है ये वैज्ञानिक धर्म नहीं है। सावरकर ने पूछा कि वैज्ञानिक कैसे नहीं है, तो आंबेडकर जी ने बताया कि जहां कान में से कर्ण पैदा हो जाता है, गाय के कान से गोकर्ण पैदा हो जाता है, सूप में से कृपाचार्य पैदा हो जाता है, द्रोण में से द्रोणाचार्य पैदा हो जाता है, खंबे में से नरसिंह पैदा हो जाता है, तो ये तो विज्ञान नहीं है। इसलिए जिस धर्म में विज्ञान नहीं है मैं उस धर्म को नहीं मानता।
सावरकर ने बड़े स्नेह के साथ कहा कि देखो, आप बौद्ध धर्म में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप भगवान गौतम बुद्ध के जन्म की कथा को पढ़ो, और भगवान गौतम बुद्ध के जन्म की कथा में यह लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध के माता पिता का संपर्क अनेक वर्षों से ना होने के बावजूद भी घर में संतान ने जन्म लिया। क्या यह विज्ञान है? अगर यह विज्ञान नहीं है और फिर भी भगवान गौतम बुद्ध जन्म लेते हैं, तो अगर यह विज्ञान है तो खंबे से नरसिंह का निकलना भी विज्ञान है, कान से कर्ण का निकलना भी विज्ञान है। उसको भी हमें विज्ञान की दृष्टि से देखना पड़ेगा। दोनों बहुत अच्छे मित्र होते हैं। बाबा साहब हंसते हैं, कहते हैं कि मैं तो तुझे चिढ़ाने के लिए यह उदाहरण तो दिया हूं, मैं तो इसलिए यहां नहीं रहना चाहता हूं कि यह मेरे साथ में हरिजन शब्द लगा दिया गया और मुझे दुत्कारा जा रहा है, इसलिए मैं हरिजन शब्द से मुक्ति पाने के लिए धर्मांतरण करना चाहता हूं। सावरकर कहते हैं कि जब धर्मांतरण करना है तो एक काम कर, मुसलमान बन जाओ। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म में शामिल होना चाहता हूं जिस धर्म में इस देश की मट्टी की खुशबू हो और वो लोकतंत्र को मानने वाला हो। ये कहने के बाद सावरकर कहते हैं कि देख, 800 वर्षों से मुगलों ने देश पे शासन किया, इसलिए इस्लाम में तो इस देश के मट्टी की खुशबू आ गई है। हम अगर मूर्ति की पूजा करते हैं तो वो भी कब्र बना के पूजा करने लगे, अगर हम भगवान को हार चढ़ाते हैं तो वो भी चादर चढ़ाने लगे। तो आधी तो इस देश की मट्टी की खुशबू इस्लाम में आ गई है, इस्लाम कबूल कर लो। बाबा साहब कहते हैं कि इस देश की मट्टी की खुशबू इस्लाम में कुछ प्रमाण में तो आ गई है, लेकिन वो लोकतांत्रिक नहीं है। एक फतवा जारी हो जाए तो उठ करके भीड़ चाल में खड़ा हो जाता है। इसलिए जिस धर्म में लोकतंत्र नहीं, मैं उस देश को, उस धर्म को स्वीकृत नहीं करूंगा। सावरकर कहते हैं कि ठीक है, लोकतंत्र को पहले ही अंग्रेजों ने किया, ईसाई बन जाओ। क्यों ईसाई नहीं बन जाते? तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि मैं ईसाई इसलिए नहीं बनना चाहता कि क्रिश्चियनिटी में लोकतंत्र तो है, लेकिन मेरे देश की मट्टी की खुशबू वहां पर नहीं है, इसलिए मैं ईसाई नहीं बनना चाहता। सावरकर कहते हैं कि जब मुसलमान भी नहीं बनना है, ईसाई भी नहीं बनना है, तो सिख बन जाओ। बाबा साहब आंबेडकर पूछते हैं कि सिख क्यों बनो? तो सावरकर कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विंस्टन चर्चिल ने कहा कि सिख इज द फ्लावर ऑफ इंडियन आर्मी। इस राष्ट्र के प्रति जितना मरने का भाव सिखों के अंदर में है, जितनी शहादत, जितना बलिदान सिखों ने दिया है, उतना बलिदान विश्व में किसी ने नहीं दिया है। इसलिए जो कौम इस भारत माता के खातिर अपने रक्त से भारत माता का अभिषेक करने के लिए तैयार है, उस धर्म में अगर तुम ये करोड़ों जनता को लेकर के चले जाओगे और ये सब के सब सिख बन जाएंगे, तो भारत की खड़ग बाहु मजबूत हो जाएगी। इसलिए सिख बन जाओ। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर सावरकर की इस बात को स्वीकृत कर लेते हैं और अपने बेटे को गुरुमुखी का अध्ययन करने के लिए अमृतसर भेज देते हैं। अब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के बेटे गुरुमुखी का अध्ययन करने के लिए अमृतसर में हैं। लोकसभा में भारत का संविधान आता है और संविधान पर चर्चा होते हुए आरक्षण पर चर्चा होती है, और आरक्षण पर चर्चा होती है तो तत्कालीन अकाली दल के अध्यक्ष मास्टर तारा सिंह लोकसभा में प्रश्न करते हैं कि क्या सिखों में जो हरिजन हैं उनको भी इसमें आरक्षण मिलेगा? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर लोकसभा में बैठ करके हरिजन शब्द को सुनते हैं, हवाई जहाज में बैठते हैं, सावरकर के पास आते हैं और कहते हैं कि हरिजन शब्द से मुक्ति पाने के लिए मैं धर्मांतरण कर रहा था। मेरे जाने के पहले से अगर सिखों में हरिजन मौजूद है तो मैं वहां जाना नहीं चाहता। अपने बेटे को वापस बुला लेते हैं और नागपुर के सरजमी पर दीक्षा भूमि में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। आप कल्पना कीजिए कि विप्लव के समय भी, विषाद के समय भी, इतने बड़े सामाजिक निर्णय के समय भी इस राष्ट्र के खातिर मरने के लिए करोड़ों लोगों की फौज खड़ी होनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को सिख बनने के लिए कन्विंस करने की कैपेसिटी अगर किसी में थी तो केवल और केवल विनायक दामोदर सावरकर में थी। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपसे चर्चा करना चाहता हूं, इसलिए मैं आज, समय निर्धारित है, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, इसलिए और ज्यादा बातें तो आपसे मैं नहीं कहना चाहता हूं। केवल इतने कहना चाहूंगा कि अगर इतिहास को जानना है तो सावरकर को पढ़ो। पढ़ोगे सावरकर तो हिंदुस्तान को पढ़ोगे। सावरकर के रक्त के बलिदान से आज हिंदुस्तान इस स्थिति पर खड़ा है। सैन्य शक्ति राष्ट्र शक्ति होगी, इसको मान करके राफेल से लेकर के सारे शस्त्रों से देश को सुसज्जित किया जा रहा है। भारत विश्व को शस्त्र निर्यात करने वाले देश के रूप में आज आकर के खड़ा हो गया।
भारत परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र के रूप में आकर के खड़ा हो गया है। भारत सैन्य प्रशिक्षण के दृष्टि से ज्यादा लोगों को सैन्य प्रशिक्षण देने की दिशा में भारत सरकार के माध्यम से अनेक सैन्य स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। सावरकर की जो संकल्पना थी उस संकल्पना पे आधार पर लोगों के लिए काम करने की दिशा में भारत की सरकार अग्रसर है। इसलिए सावरकर का विचार यह मरा नहीं, सावरकर का विचार तर्कसंगत है, चिरकाल तक अमर रहने वाला तर्कसंगत है। और भारत सरकार सावरकर के विचारों के अधीन रह करके उसके अनुरूप भारत का विकास करने की दिशा में अग्रसर है। ये कहते हुए मैं किसी भी प्रकार से अतिशयोक्ति नहीं समझता हूँ। सावरकर के चरणों में शत शत नमन करते हुए, उस माता के चरणों में भी नमन करते हुए जिस माता ने अपने तीनों बेटे इस राष्ट्र के खातिर समर्पित किए, मैं शत शत नमन करते हुए अपने वाणी को विश्रांति देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हृदयपूर्वक धन्यवाद सर। अत्यंत ओघवत्या, ओजस्वी, अस्खलित अशा व्याख्यानानंतर फार काही बोलायला राहत नाही। मी डॉक्टर प्रसाद देशमुख सरांनाही विनंती करतो की त्यांनी मंचावरती यायचं आहे। माननीय शेखरजी केळकर